नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं जहाँ होंगे स्वस्थ ही होंगे। टॉपिक हमारा है, हम लोग शुरू करने चल रहे हैं आज से हाई स्कूल की साइंस को, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं। और केमिस्ट्री का लेसन जो फर्स्ट है वो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, मीन्स रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। जैसा कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से देखें तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। तो सपोज हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और इसको जब हम मिनिमम या मैक्सिमम टेम्परेचर पर हीट किए, मीन्स अभिक्रिया कराएं, तो यह रिएक्ट करके आगे जा करके यह कोई प्रोडक्ट बना। ध्यान रहे प्यारे साथियों, ये जो रिएक्टेंट है मीन्स तीर से पहले जो भी पद होते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक। हालांकि इसको कई नामों से जाना जाता है, अभिकारक बोलिए या अभिकर्मक बोलिए, अभिकर्मक या क्रियाकारक बोलिए। और यही आगे जाकर के पी फॉर होता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। यही आगे जाकर के क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। मीन्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, या क्रियाकारक कहिए या अभिकर्मक कहिए, कुछ भी कहिए। और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, जिसको प्रोडक्ट कहा जाता है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं पाठ के जो शीर्षक है, पहले उसको हम लोग वेरीफाई कर लें तो सीखेंगे हम लोग ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज़ है। प्यारे साथियों, केमिस्ट्री यदि विजुअल माध्यम से देखा जाए तो सबसे आसान सब्जेक्ट है। सिर्फ आप लोग हमारे साथ साथ अपने कंटेंट को और अपने धैर्य को बनाए रखिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल हमारा सबसे बेटर तरीके से क्लियर करेगा इसके डिफिनीशन को। सपोज C+O2 फॉरवर्ड रिएक्शन CO2, या Mg+O आगे जा करके MgO, या NH3+HCl फॉरवर्ड रिएक्शन NH4Cl। परिभाषा इस एग्जाम्पल से हम क्लियर करें, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, मीन्स पहले रिएक्शन में अभिकारक कौन है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। उत्पाद कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। अभिकारक है और उत्पाद क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और तीसरा में अमोनिया, नाम क्या है? अमोनिया। और इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं,
एसिड मतलब अम्ल ही होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आगे जा करके बनाता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। इसमें हम लोग को सीखना क्या है, ध्यान रहे, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिए हैं उसे अभिकारक कहते हैं, जो बना हुआ है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जो तीसरा पदार्थ बनता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को लेकर के अभिक्रिया कराते हैं, जब कोई तीसरा पदार्थ बनता है तो जो तीसरा पदार्थ है मीन्स जो उत्पाद है उसका जो गुणधर्म है, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, मीन्स चाहे उसकी भौतिक गुणधर्म हो चाहे रासायनिक गुणधर्म हो, प्रारंभिक पदार्थों से भिन्न होता है। इसी बात को हम लोग समझेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। इसको देखा जाए तो कार्बन जो है इस समय प्रेजेंट में देखा जाए जो अभिकारक में है सॉलिड फॉर्म में है, मीन्स ठोस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और बना क्या है प्यारे साथियों, बना क्या है, गैस बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस ही है। इसका क्या काम होता है, तो यह जलता नहीं है, यह जलता नहीं है। ऑक्सीजन का क्या काम होता है, यह जलाने में सहायक है, परंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन दोनों के गुणधर्मों से सरासर भिन्न है। मीन्स इसका क्या काम हो सकता है, तो जो अग्निशामक यंत्र होती है उसमें कौन सा गैस भरा हुआ होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, तो यह आग को क्या करता है, आग को बुझाता है। मीन्स क्या सीखें, कार्बन का किस प्रकार का गुणधर्म था, तो कार्बन जलता नहीं है। ऑक्सीजन का कैसा प्रॉपर्टी है, तो ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। लेकिन इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को आपस में मिला करके जब अभिक्रिया कराए हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो क्या करता है, आग को बुझाने में सहायक है। तो थ्योरी आप लोग लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके किसी तीसरे पदार्थ या किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसमें जो तीसरा पदार्थ का गुणधर्म होता है अभिकारकों के गुणधर्म से क्या होता है, भिन्न होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे साथियों, अब हम लोग सीखेंगे कि यह रासायनिक समीकरण होती क्या है। हम लोग सीखेंगे अब रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित चाहे तत्व हो या यौगिक हो, मीन्स रासायनिक अभिक्रिया में या तो तत्व भाग ले रहे हैं या तो यौगिक भाग ले रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्व हो या यौगिक हो, उनका संक्षिप्त प्रदर्शन ही, मीन्स तत्व हो या यौगिक हो उसका फार्मूला के रूप में लिख दें, उसके सूत्र के रूप में लिख दें, उसके संकेत के रूप में लिखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण फिर से हम लोग देखेंगे, साथ साथ कोशिश करेंगे लिखने का कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्व या यौगिकों का उनका संक्षिप्त प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण जो होता है इसको कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, ध्यान रहे प्यारे साथियों, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने से पहले हमें इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि तत्व का संकेत और जो कंपाउंड्स हैं, जो यौगिक हैं, उनका फार्मूला का ज्ञान होना जरूरी है।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, यदि हमें केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को सीखना है या लिखना है तो सबसे पहले जो तत्व हैं उनके संकेत, जो यौगिक हैं उनके सूत्र, मीन्स तत्व के संकेत तथा यौगिक का सूत्र क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सेकेंड प्लस पॉइंट क्या है, ध्यान रहे, जब हम लोग रिएक्शन करा रहे होते हैं तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ये जो एरो क्या बताता है, ध्यान रहे, एरो यह बताता है अभिक्रिया की दिशा को बताता है। मीन्स एरो बताता है कि अभिक्रिया आगे बढ़ रही है और आगे जा करके यही जो रिएक्टेंट होते हैं, जो क्रियाकारक होते हैं, वह जा करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो जो हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तो जो भी हम लोग अभिकारक लिखते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक अभिकारक आ गए तो बीच में साइन क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। और उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक बन रहे हैं, यदि उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक बन रहे हैं तो उस केस में जो अलग अलग उत्पाद हैं उसमें भी बीच में हम लोग प्लस का ही साइन लगाते हैं। कभी भी इन फ्यूचर केमिकल रिएक्शन हो या केमिकल इक्वेशन हो, माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं और जो यौगिक होते हैं। मीन्स अभिकारक हो या उत्पाद हो, उनमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस का साइन नहीं लेते हैं। हाँ, यदि ऊर्जा निर्मुक्त हो रहा है कि इतना किलो कैलोरी, फला किलो कैलोरी, तो उस केस में हम लोग प्लस और माइनस का साइन का प्रयोग कर सकते हैं। वो आगे हम लोग सीखेंगे कि कब प्लस का साइन प्रयोग करते हैं निर्मुक्त ऊर्जा के रूप में और कब निर्मुक्त ऊर्जा को शो करने के लिए माइनस का प्रयोग किया जाता है, वो बात आगे का टॉपिक है। तो इसमें हम लोग क्या सीखे, सपोज आई हैव केमिकल इक्वेशन, सपोज CaCO3, इसको हम रिएक्ट कराएं तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड, मीन्स एक ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ रहेगा CaO और प्लस CO एक तो इसके साथ है, कितना बचा, 2 ऑक्सीजन बचा, तो CO2। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अभिकारक था सिंगल, रिएक्टेंट था एकल, लेकिन उत्पाद बना है 2, तो बीच में साइन क्या लगाए हैं, प्लस। माइनस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हो सके जो उत्पाद है वो भी 2 या 2 से अधिक बने, तो जितना भी बने बीच में लोग क्या लगाते हैं, साइन पॉजिटिव ही लगाते हैं। और इधर यदि 2 या 2 से अधिक हम लोग अभिकारक लिए होते तो बीच में क्या लगाते, साइन पॉजिटिव ही लगाते हैं। अगली बात क्या है, ध्यान रहे प्यारे साथियों, जो रिएक्शन हम लोग लिख रहे होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाना जरूरी होता है, उसकी भौतिक गुणधर्म, मतलब वह इसमें प्रेजेंट में किस फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसकी रंग कैसी है, उसकी नेचर कैसा है और उसकी आकृति क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल हम किसी और रिएक्शन के बारे में बात करें, जैसे कह दें H2 प्लस O2 फॉरवर्ड रिएक्शन H2O, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, मीन्स अभिकारक का और उत्पाद का गुणधर्म क्या है, तो इस यहाँ पर इसको देखा जाए तो यह अभी इस समय किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन दोनों को संयोग से, दोनों को मिलाने से बना क्या है, जल, और जल किस फॉर्म में होता है, द्रव फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखे कि जिन 2 या 2 से अधिक पदार्थों को लेकर के अभिक्रिया कराए हैं, जो तीसरा पदार्थ बना है, तीसरे पदार्थ का जो गुणधर्म है पहले पदार्थ के गुणधर्म से क्या है, भिन्न है प्यारे साथियों। अगली बात, इंपॉर्टेंट बात,
जो गैसें होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो गैसें होते हैं, गैसें दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रहे मेरे साथियों। जो गैस होता है यह दो प्रकार के होता है। कुछ गैस ऐसे होते हैं जो सक्रिय होते हैं, ऐसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। कुछ गैस ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। मीन्स कुछ ऐसे गैस हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और कुछ ऐसे गैस हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो जो गैस अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं वे सदैव अणु फॉर्म में होते हैं, मीन्स द्विपरमाणुक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl परमाणु के रूप में अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, Cl2 फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन भी द्विपरमाणुक है, मीन्स ये भी ऑलवेज, कभी भी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ऑलवेज O2 के फॉर्म में ही रखेंगे। और नाइट्रोजन के भी साथ कभी अभिक्रिया कराएंगे तो N नहीं N2 के फॉर्म में ही रखेंगे। और भी ऐसे गैसेज हैं जो द्विपरमाणु के रूप में होते हैं। निष्क्रिय जो होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जैसा कि नाम है निष्क्रिय, अभिक्रिया नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल आर्गन है, नियान है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है। अर्थात जो निष्क्रिय हैं वे परमाणु फॉर्म में होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और जो गैस सक्रिय होते हैं वे द्विपरमाणुक होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल हमारा प्यारे साथियों H2 भी हो सकता है। H2 हो नहीं सकता है, होता है। H2 भी क्या है, द्विपरमाणुक, मीन्स अणु फॉर्म में ही होता है। अब हम लोग बात कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रहे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। प्यारे साथियों, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पूरे को हम लोग पढ़ने वाले हैं विथ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट जो है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। सेकंड है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के जब हम लोग पार्टीशन करेंगे, वियोजन अभिक्रिया को जब हम लोग बांटेंगे तो वियोजन अभिक्रिया आगे जाकर के हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। एक पढ़ेंगे प्रकाशीय वियोजन और अगला पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन। तो इन अभिक्रियाओं को हम लोग समझते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, बेटर होगा। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है प्यारे साथियों? आप लोग अपने कलम को, अपने कॉपी को तैयार रखिए और हमारे साथ साथ जो थ्योरी बोल रहे हैं उसको आप लोग लिखने का कोशिश करिए और रिएक्शन हमारी जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसका कॉपी करिए। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है प्यारे साथियों? ध्यान रहे, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया प्यार से इसको पढ़िए। अभी देखिए, संयोजन मतलब होता है जुड़ना, अर्थात इस संयोजन का क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल को क्लियर कर लें हम लोग। फॉर एग्जाम्पल C+O2 फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, CO2 मीन्स
दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके किसी एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है संयोजन का। वियोजन का यदि हम लोग देखें तो फॉर एग्जाम्पल, अभी वियोजन को भी अभी साइड में रखिए, इसका और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लें। इसका सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में बात करें संयोजन का, H2 प्लस हाफ O2 फॉरवर्ड रिएक्शन H2O। प्यारे साथियों, यहाँ पर हाफ क्यों लिए हुए हैं? क्योंकि H2O में ऑक्सीजन की मात्रा सिंगल है, और अभी हम लोग सीख कर आए हैं ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है, ऐसे नहीं अभिक्रिया में भाग लेगा, ऐसे नहीं अभिक्रिया में भाग लेगा जब तक यह अणु फॉर्म में नहीं रहेगा, मतलब द्विपरमाणु फॉर्म में नहीं रहेगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब सिंगल नहीं अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये सब द्विपरमाणु के रूप में अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और परमाणुओं के जुड़ने से किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। इसलिए बोल रहे हैं ये अणु फॉर्म में होते हैं, क्योंकि दो परमाणुओं को मिला करके यहाँ पर ऑक्सीजन का एक अणु बना हुआ है। दो हाइड्रोजन परमाणुओं को मिलाने से हाइड्रोजन का एक अणु बना हुआ है। तो इसको साथ साथ हम लोग बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। अभी रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, यह हमारा एक मुख्य टॉपिक रहेगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने के बाद हम लोग अपनी पूरी एनर्जी किसमें लगाएंगे, कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे बैलेंस करते हैं, हमारा इसके बाद का टॉपिक रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं? हाफ O2 लिख दिए हैं, अभिक्रिया आगे जा करके H2O बनाया है। तो इसमें हम लोग क्या सीखें, इसमें हम लोग क्या देखें? दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके किसी एकल पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है ये भी किसका एग्जाम्पल है? संयोजन का है। थ्योरी लिखते वक्त आप लोग कभी भी घबराइएगा मत, ध्यान से रिएक्शन को देखिए और थ्योरी खुद लिखने का कोशिश करिए, क्योंकि अपना जो नोट होता है वो ब्रह्मास्त्र होता है। ये नहीं कि किसी टीचर का दिया हुआ हम लोग या किसी बुक का कंटेंट को दिया हुआ हम लोग छाप लें, लिख लें और तैयार कर लें, रट लिए एक प्रकार से। क्या मतलब ऐसे ज्ञान का? किस प्रकार लिखेंगे? दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का प्यारे साथियों यदि हम और भी एग्जाम्पल को यदि डिक्लेयर करें तो आगे हो सकता है NH3 प्लस HCl फॉरवर्ड रिएक्शन NH4Cl। इस अभिक्रिया को आप लोग नोट करेंगे, NH3 प्लस HCl मीन्स अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में लेकर रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है? NH4Cl मीन्स अमोनियम क्लोराइड। इसका और भी एग्जाम्पल को हम लोग क्लियर करें, ये तीसरा नंबर का था यह रिएक्शन, चौथा नंबर का इसका रिएक्शन का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एथीन CH2 डबल बंध CH2। यह सिंगल बंध, डबल बंध, ट्रिपल बंध क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कब बनते हैं? प्रथम बंध कब बनते हैं? द्वितीय बंध कब बनता है? तृतीय बंध। इसको हम लोग लेसन नंबर 4 में सीखेंगे इत्मीनान से। अभी ज्यों का त्यों इसको आप लोग पचा लीजिए कि कैसे डबल बंध आ गया है, ये बंध होते क्या हैं समझ सकते हैं कि आप लोग अभी जो दिख रहा है सरासर एकदम नया होगा, लेकिन चौथे जब लेसन आप लोग पढ़ लेंगे तो हर एक स्टूडेंट कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता है कि सर हमें सिंगल बंध, डबल बंध या ट्रिपल बंध समझ में न आया हो। तो इसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आगे जा करके एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और डबल बंध से कौन सा बंध हो जाता है? सिंगल बंध हो जाता है। मीन्स CH3 सिंगल बंध क्या हो जाता है? CH3। इसका नाम क्या है? मेथ एथ। दो कार्बन को देखिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स आक्ट, ऐसे कार्बन के कुछ गिनतियां होती हैं
और यदि सिंगल बंध है तो एन, डबल बंध है तो इन, और ट्रिपल बंध है तो आइन लगाते हैं, तो इसका नाम मेथ एथ। दो कार का नाम क्या है? डबल। तो डबल बंध को अंतिम में इन लिखते हैं, तो एथ धन इन क्या हो जाएगा? एथीन। इसका क्या नाम हुआ? एथीन। आगे जाकर के क्या बना? मेथ एथ है क्या? एथ। बंध क्या है? डबल से सिंगल हो गया है। जब सिंगल हो गया तो सिंगल बंध के लिए लगाते एन, तो मेथ एथ, एथ धन एन, तो प्यार से बोलेंगे क्या होगा? एथेन। तो इतनी जो अभिक्रियाएं दिख रही हैं, ये पूरी की पूरी अभिक्रियाएं किसकी हैं? संयोजन अभिक्रिया की। अभी पर्याप्त मतलब अभिक्रियाएं हो सकती हैं। अभी जो मोटी मोटी रिएक्शन थी संयोजन अभिक्रिया का, उसको हम समझाने का कोशिश किए। अब बात करेंगे हम वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है। तो प्यारे साथियों, वियोजन मतलब होता है विघटित होना, विघटित मतलब होता है टूट जाना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, क्या हो जाता है? आप ये बताइए, क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है, मीन्स अपघटित हो जाता है, मीन्स टूट जाता है। तो जब कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद में, जब कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया का कितने प्रकार से हम लोग वियोजन अभिक्रिया को समझ सकते हैं? तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो उष्मा से वियोजित होती है, मीन्स जब तक वो उष्मा पाएगा नहीं, जब तक वो टेम्परेचर पाएगा नहीं, तब तक वो टूटेगा नहीं। और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही हो जाती हैं। और कुछ अभिक्रियाएं ऐसे भी होती हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए। तो उष्मी वियोजन क्या होता है? उष्मी वियोजन वह अभिक्रिया होता है जिसमें जो अभिकारक होते हैं उष्मा पाकर उत्पाद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, यदि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा? गौर फरमाइएगा प्यारे साथियों। यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन है, यह गैस है और सक्रिय गैस है, यह परमाणु फॉर्म में है, जबकि हम क्या बताएं आप लोगों को, यह अणु फॉर्म में होना चाहिए। और यह आगे जा करके क्या बनाता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है, 2NO बनाता है, मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है। और इसके लिए क्या चाहिए होता है? तो प्यारे साथियों, इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ताप की आवश्यकता होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय वियोजन। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो सिल्वर क्लोराइड AgCl2, AgCl, Ag सिल्वर है, Cl क्लोरीन है, यह सिल्वर क्लोराइड है। इसकी मात्रा यदि हम बढ़ा लें, हालांकि प्यारे साथियों आप लोग नहीं बढ़ाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कितने बच्चे कहते हैं सर अपने मन से क्यों 2 ले रहे हैं, अपने मन से क्यों 3 ले रहे हैं, अपने मन से क्यों 4 ले रहे हैं। ऐसा बहुत सस्पेंस होता है ऑफलाइन क्लास में। तो क्यों नहीं हम सस्पेंस को दूर करते हुए चलें कि इन फ्यूचर हमें किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन में दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसलिए यहाँ पर हम इसको 2 से गुणा कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है अभी ये टूटेगा, तो टूटेगा तो यह अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो जब यह प्रकाश पाएगा, यह क्या पाएगा? प्रकाश पाएगा तो टूट जाएगा, मीन्स Cl2 अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा और Ag अलग हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या पता प्यारे साथियों कि जब कभी अभिकारक हो या उत्पाद हो, जो सक्रिय गैसें होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं? अब तो ये बचपन सा लग रहा होगा, ये किस फॉर्म में होते हैं?
तो आप लोग बताएंगे द्विपरमाणु फॉर्म में होते हैं। तो जब यह द्विपरमाणु फॉर्म में रहेगा, इन किन प्रकार द्विपरमाणु फॉर्म में ही रहेगा, तो इधर क्या है, Cl कितना है, 1 भाग है। इधर कितना आएगा, 1 भाग नहीं आ सकता है क्योंकि यह इसकी नेचर है, अणु के रूप में रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कौन से गुणा कर रहे थे, 2 से। जब 2 से गुणा कर रहे थे, Ag भी कितना हो गया, 2, Cl भी कितना हो गया, 2। अब इधर देखेंगे Cl कितना है, 2, Ag कितना है, 1। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर भी कैसे गुणा कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। यह बात हम लोग सीखते हैं कब, जब अभिक्रियाओं को बैलेंस करते हैं तब। अब पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन को। वैद्युत अपघटन मीन्स इसमें अभिकारक क्या पाकर के टूट जाएगा, इसमें अभिकारक विद्युत धारा पाएगा तो ही टूटेगा, बिना विद्युत धारा का वो टूटेगा ना करेगा। वैद्युत अपघटन में क्या होगा, जिस रिएक्टेंट को हम लोग लेंगे, जिस अभिकारक को लेंगे, उस अभिकारक में अभिक्रिया जब करा रहे होते हैं हम लोग उस समय, तो इलेक्ट्रिक करंट को उसमें फ्लो करा रहे होते हैं, विद्युत धारा को प्रोवाइड करा रहे होते हैं। तो उस केस में जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो अपने एनायन में और कैटायन में टूट जाते हैं, मीन्स अपने धनायन में और ऋणायन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इसके एग्जाम्पल को हम लोग वेरीफाई करें तो सपोज हम लिए हुए हैं H2O को, मीन्स जल को लिए हुए हैं, और अब जल में इलेक्ट्रिक करंट को आप लोग फॉलो करेंगे। वैसे करिएगा मत, एक्सपेरिमेंट करिएगा मत, क्योंकि बेटर तरीके से जल जो होता है विद्युत का चालन करता है। सावधानी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप लोग, पूरी बढ़िया से सावधानी आप लोग को पता है, तो आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करिएगा। ये नहीं कि यहाँ पर पढ़ कर गए और चल रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट करने, जल लिए और डाल दिए उसमें इलेक्ट्रिक करंट के वायर को और लेने का देने पड़ गए। तो यहाँ से जब यह पाएगा विद्युत धारा, कौन पाएगा, जल पाएगा, तो ये अपने आयन में टूट जाएगा। मीन्स इसमें हाइड्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन है। तो इस केस में हाइड्रोजन धनायन और कौन बच रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बच रहा है, और OH ऋणायन। तो जब हम जल में विद्युत धारा को फ्लो कराते हैं, विद्युत धारा को प्रोवाइड कराते हैं, तो जो जल होता है वह धनायन H प्लस एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन सांद्रण और एक्टिव मास ऑफ OH माइनस आयन सांद्रण देता है। अब इसका एक इम्पोर्टेंट आप लोग फैक्ट सुनेंगे जो हमारे आगामी चैप्टर में काम देने वाला है। एक वैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम रहेगा स्वांटे आर्हेनियस। जब हम लोग एसिड बेस एवं साल्ट पढ़ रहे होंगे, मीन्स अपने लेसन 2 के बारे में बात कर रहे हैं, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, तो उसमें हम सीखेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। तो स्वांटे आर्हेनियस एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि जिस अभिक्रिया में H प्लस दिख रहा है, दुनिया का कोई भी अभिक्रिया हो, दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो, जिस अभिक्रिया में H प्लस दिख रहा होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, एसिड बोल रहे होते हैं, अम्ल बोलते हैं। और जिस अभिक्रिया में OH माइनस आयन दिख गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे साथियों बोलिए मिल बात करके, बेस बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और हमारे जो बोर्ड होता है हाई स्कूल का उसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पहला प्रश्न कैसे बनाता है कि जल का पीएच मान कितना होता है। अब ये पीएच क्या होता है ध्यान रहे, तो एक पीएच एक स्केल होती है। पीएच क्या होती है, स्केल होती है जो हमें यह बताता है कि कौन सा विलयन अम्ल है और कौन सा विलयन क्या है, क्षार है। ये पीएच स्केल क्या होता है, या एक सिंपल सा यह एक स्केल होती है जिसमें खाने होते हैं 0 से कहाँ तक, 14 तक, और मिडिल पॉइंट कितना हुआ, 7 हुआ। मिडिल पॉइंट कितना हुआ, 7 हुआ। और 7 से नीचे, 7 से इधर, 7 से इधर जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। सपोज हम किसी पीएच स्केल को किसी विलयन में डुबोएं और देख रहे हैं कि उसका मापांक 5 तक आया, तो 5 7 से कम है कि ज्यादा है, तो कम है। तो जिस विलयन में डुबोए हैं वो विलयन कैसा है, अम्लीय है।
और यदि आकर के 7 पर अटक गया, ठीक मिडिल में आकर अटक गया, तो 7 वाला जो पॉइंट होता है प्यारे साथियों, वह न्यूट्रल पॉइंट होता है, वह उदासीन बिंदु होता है। मीन्स न ही अम्ल है और न ही क्षार है, कौन? 7 वाला पॉइंट। और यदि उसको डुबाने पर पॉइंट आ गया 12, 7 से प्लस हो गया, आ गया 12, तो वह क्या होता है? 7 से आगे 14 तक क्या होता है प्यारे साथियों? क्षार होता है। तो पहला प्रश्न ये बनाता है कि जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो अम्ल कैसे होते हैं? जो 7 से पहले होते हैं वो अम्ल होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं तो आप लोग पता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। 7 से ज्यादा है तो क्षार है। क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। अब आप लोग बताइएगा जरा, जल की कैसी स्वाद होती है? तो आप लोग क्या बताएंगे? जल जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा कैसी होती है? पारदर्शी होती है। मतलब इसमें ना कोई गंध होता है, स्मेल, महक, न कोई इसमें रंग होता है, न कोई स्वाद होती है। और जल कैसा होता है? पारदर्शी होता है। इसीलिए इस न्यूट्रल पॉइंट, जल का पीएच वैल्यू कितना है? जल का पीएच वैल्यू कितना है? तो प्यारे साथियों बताएंगे आपको कितना होता है? 7 होता है। पहला प्रश्न ऐसा पूछ सकता है, पूछा भी है, कई बार पूछा है। और दूसरा प्रश्न क्या पूछता है? ऐसा कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अम्ल की भी भांति, क्षार की भी भांति और न्यूट्रल की भांति, मतलब क्षार की भी भांति व्यवहार करता है, अम्ल की भी भांति व्यवहार करता है और उदासीन भी होता है? तो यह वह जल ही है। जब तक वह लिक्विड फॉर्म में है, मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग किया हुआ है, जब तक वह जल फॉर्म में है तब तक उदासीन है। लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो टूट जाता है। H प्लस क्या बताता है? अम्ल का घोतक है। OH माइनस क्या बताता है? कि वह एक सुपर वाला क्या है? क्षार है। अब दुनिया के किसी भी रिएक्शन में यदि आप लोग को मिल जाए, OH मिल जाए, जिसके साथ मिला रहेगा तो OH आते ही बोल दीजिएगा यह किस प्रकृति का है? तो क्षारीय प्रकृति का है। और जिसमें H टपका रहेगा, बाबू H से जस्ट पहले O नहीं देखना है हमको, सिर्फ सिंगल H को देखना है, या H2 है उसमें, मतलब H है किसी कंपाउंड्स में, किसी यौगिक में, तो उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर कैसा है? अम्लीय है। और OH है किसी यौगिक में तो उसका नेचर कैसा है? तो आप लोग क्या बताएंगे? क्षारीय होता है। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे? हम लोग सीखे वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई एकल पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार से वियोजित कर सकते हैं। पहला किसके द्वारा? ऊष्मीय वियोजन के द्वारा। मीन्स जब कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिसको बिना ताप का हम लोग संपन्न नहीं करा सकते हैं। यहाँ पर N2O2 बिना ताप का नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बनने वाला है। प्रकाशिकी वियोजन में क्या होता है? कुछ अभिक्रियाएं ऐसे भी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं तो सिल्वर और किसका गैस निकलता है? क्लोरीन का। इसके और भी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हम कह दें कि प्यारे साथियों, यदि CH4 मीन्स मेथेन को, ये कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ पर दलदली स्थान होता है, जहाँ पर सड़ा गला स्थान होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेथेन गैस मिलती है। तो जब मेथेन को हम लोग किसके साथ, सपोज Cl2 के साथ, किसके साथ? Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक H एक Cl का साथ देता है और बनता क्या है? और बनता क्या है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। कितना बच गया? हाइड्रोजन 3। और कौन बच गया इसमें का? एक Cl, तो CH3Cl। ये भी किसके कारण होता है मेरे साथियों? प्रकाश की उपस्थिति में होता है। मीन्स मेथेन, इसका क्लोरीन, इसका क्लोरोमेथेन, क्या नाम है? क्लोरोमेथेन, या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर बात करेंगे विद्युत अपघटन का। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने आयन में टूट जाता है। मीन्स 2 या 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब जल में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो H प्लस और OH आयन सांद्र मिलता है। जल के रिस्पेक्ट में कुछ बातें हम लोग सीखे हैं। जल का पीएच वैल्यू, पीएच क्या होता है भी हम लोग सीखे। पीएच एक स्केल होता है जो अम्ल और क्षार को पता लगाता है। उसमें कितने खांचे होते हैं प्यारे साथियों? तो 0 से 14 तक। बीच वाला पॉइंट जो होता है 7, वो न्यूट्रल होता है। 7 से पहले और 0 के बाद क्या होता है?
अम्लीय प्रकृति होती है, 7 के बाद और 14 के बीच में जो प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति होती है, और जल का पीएच मान कितना होता है 7, और जो जल है अम्ल, क्षार और उदासीन दोनों की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। अब हम लोग सीखने वाले हैं अगला अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन के बाद हम लोग सीखने वाले हैं, ध्यान रहे प्यारे साथियों, वियोजन अभिक्रिया के बाद हम लोग सीखेंगे अब विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। प्यारे साथियों, यह जो टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इस टॉपिक से जितने भी हम लोग रिएक्शन को बनाएंगे एकदम इम्पोर्टेंट है, छाप कर रख लीजिए, चांद तारे का इस पर मुहर लगा लीजिए, ये हम लोग के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, बी रा श्रेय भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, तो बेसिक बात आप लोगों को बताया जाए, जैसे हम कहें खुले प्रकृति में सोना को 6 महीने छोड़ दीजिए, और उसी खुले प्रकृति में लोहा को 6 महीने छोड़ दीजिए। 6 महीने बाद रिजल्ट क्या देखा जाए तो क्या होता है, सोना ज्यों का त्यों जैसे है वैसे है, और लोहा में ऐसा क्या हुआ, तो देख रहे हैं लोहा में जंग लग गए हैं। मीन्स अभिक्रियाशील कौन है, सोना है कि लोहा है। तो अभिक्रिया कौन कर लिया है नमी से और हवा से, तो आयरन मीन्स लोहा। और कौन नहीं कर पाया है, तो सोना। तो क्या सोना अभिक्रियाशील धातु नहीं है लेकिन लोहे की अपेक्षा बहुत कम है। तो धातुएं दो प्रकार की होती हैं, एक अत्यधिक सक्रिय और एक अत्यंत कम सक्रिय। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वह सक्रियता और कम सक्रियता की एक श्रेणी है, एक सीरीज है। इसको परिभाषित हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान रहे, धातु के उनके बढ़ती हुई क्रियाशीलता के आधार पर। अभी बताए हैं कुछ धातु ज्यादा क्रियाशील होते हैं और कुछ धातु क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। तो धातु के उनके बढ़ते हुए क्रियाशीलता के आधार पर जो श्रेणी प्राप्त की गई है उस श्रेणी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। और बाबू जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है ना, इसका जो सीरीज है, रिएक्शन को यदि आप लोग को आंखों में उड़ाना है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को गले लगाना है, मीन्स सबकॉन्शियस माइंड में फिट करना है। यदि हम लोग सीख लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के सीरीज को तो पक्का आने वाले जितने भी रिएक्शन रहेंगे हम लोग भली भांति उन रिएक्शनों से फाइट कर सकते हैं। तो धातु के उनके बढ़ते हुए क्रियाशीलता के आधार पर जो श्रेणी प्राप्त की गई है उस श्रेणी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और इनका कुछ सीरीज होता है, कम से कम इसमें 18 तत्वों को रखा गया है, और भी हैं लेकिन मोटी मोटी 18 से 20 तत्वों का हम नाम बता पाएंगे। ध्यान रहे, जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, प्यारे साथियों, ये हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व को ध्यान रहे, हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व को 4 तत्वों को हम इधर लिख रहे हैं। कौन कौन है नीचे इसके, Cu है, और कौन है Ag है, और कौन है Pt है, और कौन है Au है। मीन्स कौन है, सोना है। नाम इनका देखें तो इसका नाम है लिथियम, लिथियम। इसका नाम क्या है, पोटेशियम। इसका नाम क्या है, बेरियम।
इसका नाम क्या है? स्ट्रांसियम। इसका नाम क्या है? तो प्यारे साथियों क्या बताएंगे आप लोग? कैल्शियम। इसका नाम क्या है? सोडियम। इसका नाम क्या है प्यारे कबूतरों? मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। इसका नाम क्या है प्यारे साथियों? तो आप लोग बता रहे होंगे एल्यूमिनियम। इसका नाम क्या है? तो आप लोग बताएंगे मैग्नीज। इसका नाम क्या है प्यारे साथियों? तो आप लोग बताएंगे कि दिस इज जिंक। व्हाट इज दिस? दिस इज जिंक। इसका नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? क्रोमीन। इसका नाम क्या है प्यारे साथियों? आयरन। इसका नाम क्या है प्यारे साथियों? कैडमियम। कैडमियम। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। और प्यारे साथियों इसका नाम क्या है? कॉपर। इसका नाम क्या है? सिल्वर। इसका नाम क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम। इसका नाम क्या है? सोना। सुनेंगे जो तत्व हाइड्रोजन से नीचे है। चलिए क्या इधर लिखे हम, दिक्कत नहीं है। जो तत्व हाइड्रोजन से नीचे है इसकी सक्रियता अत्यधिक लेस होती है, मीन्स अत्यधिक कम होती है। और यही रीजन है कि इनके रिस्पेक्ट में, इन तत्वों के रिस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। क्यों? कि इनको वातावरण में छोड़ देंगे तो ये अपने आप को लगेंगे क्षरण करने, नुकसान पहुंचाने, धीरे धीरे नष्ट करने लगते हैं। लेकिन इनको यदि खुला वातावरण में छोड़ देंगे तो अपने आप को नाम मात्र के भी बराबर ये क्या करेंगे? अपने आप को क्षरण नहीं करेंगे। हाँ, इनके कलर में हल्का सा परिवर्तन हो सकता है लेकिन इन पे जंक नहीं लगेगा। इन सब पर क्या लग जाता है? जंक लग जाता है। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं वो ज़्यादा सक्रिय हैं। ज़्यादा सक्रिय मतलब सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन है? तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है, और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम सक्रिय है। तो सबसे कम सक्रिय धातु का क्या नाम है? तो बता रहे होंगे प्यारे साथी, सोना। और सबसे अधिक सक्रिय कौन है? लिथियम। अब हम कंपेयर कहें प्यारे साथियों, इनमें से सबसे सक्रिय कौन है? तो आप लोग बताएंगे जो ऊपर है वो सक्रिय है, जो नीचे वो क्या है? कम सक्रिय है। तो कौन है? बेरियम। इन चारों के रिस्पेक्ट में सबसे सक्रिय है। अब कहें कि इन दोनों में सबसे सक्रिय कौन है? तो अब तो आप लोग बता ही सकते हैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में कौन सक्रिय है? एल्यूमिनियम। और इसके अभाव में, बिना इसके नॉलेज का हम लोग 3-4 ऐसे रिएक्शन है प्यारे साथियों नहीं समझ पाएंगे। अर्थात एन केन प्रकारेण हमारे पास मजबूरी सी हो जाएगी कि इनको हम लोग याद रखें। कैसे याद रखेंगे? ध्यान रहे प्यारे साथियों, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, इनका ट्रिक के साथ हम लोग याद कर लें। एक कविता टाइप में है, जैसे लिया के बाबा क्या हैं? सरकारी, कार ना मांगे अलमारी, मान जान क्रेन फीकी काड़ी। हाँ जी, हाँ हाँ जी अजय। इसको लिखेंगे अजय। पंडित, पंडित अवतारी। प्यारे साथियों हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आप लोग जानेंगे क्या होता है? हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आप लोग क्या जानेंगे? कॉपर होता है। तो यह एक सिंपल कविता के जैसा है। लिया के बाबा सरकारी, कार न मांगे अलमारी, मान जान क्रेन फीकी काड़ी, हाँ जी अजय पंडित अवतारी। मीन्स 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, अजय है, पंडित है, अवतारी है। वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि कोई लिया नाम की लड़की है, उसके बाबा क्या है? सरकारी नौकरी करने वाले हैं। जब उसकी शादी लग रही है तो वो कार ना मांगे अलमारी, ना कार मांग रही है ना अलमारी मांग रही है। बाबा के किए हुए सेवा में, अर्थात उनके जितना भी मान जानकी है उसके बदले में वो क्रेन फीकी काड़ी, मतलब क्या मांग रही है? क्रेन मांग रही है, जिससे बाबा का मन क्या हो गया? फीकी हो गया। और ये सब बात कर रहे हैं कि हाँ, कौन कौन बात कर रहे हैं? अजय, पंडित और अवतारी। अजय, पंडित, अवतारी आपस में हामी भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? कि लिया के बाबा सरकारी हैं और वह कार नाम न कार न अलमारी, वो
मान जान के बदले क्या मांग रही है, क्रेन मांग रही है, जिससे उसके बाबा का मन क्या हो रहा है, फीकी काड़ी सा हो जा रहा है। हाँ जी अजय पंडित अवतारी। अब इसमें किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, ध्यान रहे तो पहले हम लोग सीखें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। तो धातुओं के उनके बढ़ती हुई क्रियाशीलता के आधार पर, ये बाबू ये जो है दिख रहा ना, ये सिर्फ हमारा एक ट्रिक है। ये क्या है, हमारा याद रखने का क्या है, ट्रिक है कि लिया के बाबा सरकारी, कार ना मांगे अलमारी, मान जान क्रेन, फीकी काड़ी, हाजी अजय पंडित अवतारी। इसको याद करने का यह ट्रिक है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है, धातुओं के उनके बढ़ती हुई क्रियाशीलता के आधार पर जो श्रेणी रखी गई है उस श्रेणी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब हम लोग सीखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का जो अगला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे वह है हमारा कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में कौन सा अभिक्रिया, तो पढ़ेंगे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है प्यारे साथियों, जो अधिक क्रियाशील धातु होती है कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है, उसको निकाल लेता है और उसका स्थान वह स्वयं ग्रहण कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर प्यारे साथियों हम कहें, यदि हमारे पास है ZnSO4, ZnSO4 हमारे पास एक यौगिक है, इसका नाम क्या है, ZnSO4, और इसको अभिक्रिया करा रहे हैं हम लोग, सपोज इसको अभिक्रिया करा रहे हैं कैल्शियम से। किसके साथ, कैल्शियम से। अब जरा आप लोग बताएंगे क्या अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, क्या बनेगा। तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें धातु कौन है प्यारे साथियों, धातु कौन है, जिंक है, और कौन है, कैल्शियम है। देखेंगे कि जिंक की क्रियाशीलता कैल्शियम से अधिक है कि नहीं। यदि जिंक की क्रियाशीलता कैल्शियम से अधिक है तो कैल्शियम से जिंक डरेगा नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा। और कैल्शियम ऊपर है जिंक नीचे है तो जिंक को अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा और उसके स्थान पर कौन आएगा, कैल्शियम आएगा। तो सीरीज को हम लोग देखें तो देख रहे हैं कैल्शियम प्यारे साथियों, कैल्शियम यहाँ है और जिंक यहाँ पर है। मीन्स कैल्शियम की क्रियाशीलता अधिक है, किससे अधिक है, जिंक से अधिक है। इसीलिए है ज़्यादा सक्रिय है क्या है, कम सक्रिय है। तो किसको हटना पड़ेगा, एक पहलवान कैल्शियम है, एक पहलवान जिंक है ज़्यादा बरियार है और है कम बरियार है। कौन जीतेगा ज़्यादा, तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, चूंकि सक्रिय है, ये क्या है, कम है। किससे हम लोग पता किए, विद्युत रासायनिक श्रेणी से पता किए। तो जब जिंक सल्फेट को कैल्शियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक बाहर निकल जाएगा, जिंक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और जिंक के स्थान पर कौन आ जाएगा, तो प्यारे साथियों सी आ जाएगा। किसके साथ हो जाएगा, SO4 के साथ। पहले क्या था, जिंक सल्फेट था, क्या था प्यारे साथियों, जिंक सल्फेट था। और किसके साथ अभिक्रिया कराए थे, कैल्शियम के साथ अभिक्रिया कराए थे। आगे जाकर के क्या बना, तो देख रहे हैं हम लोग, बन गया कैल्शियम सल्फेट। क्या बना, कैल्शियम सल्फेट। और क्या बना प्यारे साथियों, जिंक बना। इसी प्रकार एक रिएक्शन और हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल हम बात करें प्यारे साथियों FeSO4 का, FeSO4 का, और इसको अभिक्रिया करा दे हम लोग प्यारे साथियों जिंक के साथ। तो अब क्या होने वाला है, तो देखेंगे आयरन को देखेंगे, किसको देखेंगे, आयरन को देखेंगे, और किसको देखेंगे, जिंक को देखेंगे, और किसमें देखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे। तो आयरन यहाँ है और यहाँ है जिंक। सक्रिय कौन है, ऊपर कौन है, जिंक, नीचे कौन है, आयरन। अधिक कौन सक्रिय है, जिंक, कम कौन सक्रिय है, आयरन। तो कौन हटेगा, Fe, कौन हटाएगा, जिंक। तो अभिक्रिया होगी, क्या होगी प्यारे साथियों, ये है आप लोगों के लिए क्लियर। हाँ, Zn इसके जगह पर आ जाएगा और Fe रिलीज हो जाएगा। अगला प्यारे साथी, इस बार हम कह दें कि ZnSO4 और पासा पलट रहे हैं Fe के साथ, आगे क्या होगी,
तो फिर से आप लोग कंपेयर करेंगे, है कि नहीं? करिए कंपेयर और बताइए क्या होगा। लीजिए सस्पेंस। तो देख रहे हैं जिंक आयरन, जिंक जिंक ऊपर है, किससे ऊपर है? आयरन से ऊपर है। तो जिंक ज्यादा शक्तिशाली है, आयरन कम है। जिंक ज्यादा शक्तिशाली है, आयरन कम है। तो क्या आयरन इसको प्रतिस्थापित कर पाएगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता अधिक है और इसकी क्रियाशीलता क्या है? कम है। तो अभिक्रिया संपन्न होगी। तो लिखेंगे प्यारे साथियों, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों अभिक्रिया नहीं होगी? क्योंकि एफ की क्रियाशीलता Zn से क्या है? कम है। इसलिए प्यारे साथियों कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी और विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो अनुप्रयोग है, इसमें अभी हम लोग सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हुए हैं, हम लोग सिर्फ एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वितीय विस्थापन, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया को। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होने वाला है, गौर फरमाइएगा। दुनिया का कोई सबसे आसान रिएक्शन है तो प्यारे साथियों द्विविस्थापन अभिक्रिया ही है। इसमें कुछ नहीं करना है, ट्रांसफर करना है। एक अगले के स्थान पर जाएगा और अगला पहले के स्थान पर आएगा। परंतु इसमें दो धातुओं के यौगिक रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि CaSO4 और प्लस H2SO4 है। क्लियर? यदि अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा? तो इसमें हमें कम सक्रिय और अधिक सक्रिय को नहीं देखना है, दोनों ही अपने विलयन में है। तो इस केस में जिंक यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन इसके स्थान पर आ जाएगा और कैल्शियम इसके स्थान पर आ जाएगा। तो हाइड्रोजन कैल्शियम का स्थान पर आएगा तो आगे जाकर क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? H2SO4 और प्लस क्या बनेगा? यहाँ पर कौन आ जाएगा? कैल्शियम आ जाएगा, CaSO4। मीन्स इसमें सिर्फ जो मूलक हैं वे ट्रांसफर हो रहे हैं। और भी एग्जाम्पल को हम लोग क्लियर करें, सपोज कह दे ZnSO4 और प्लस FeSO4, आगे जाकर के क्या होगा? वही बात फिर से, Zn के जगह कौन आएगा? FeSO4 हो जाएगा और प्लस Fe के जगह कौन आ जाएगा? ZnSO4 हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों ही जो धातु हैं, ठीक है, उनको परस्पर अदला बदली कर रहे हैं और इस प्रकार दोनों का विस्थापन हो रहा है, दोनों धातुओं का विस्थापन हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में हम लोग कम सक्रिय और अधिक सक्रिय नहीं देखते हैं। कब कम सक्रिय और अधिक सक्रिय को देखते हैं? जब कोई सिंगल धातु रहे और कोई धातु का यौगिक रहे। जब कोई सिंगल धातु रहे और धातु का कोई यौगिक रहे तो उस केस में देखते हैं कि कौन ज्यादा सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है। जो सक्रिय ज्यादा है वो कम सक्रिय को उसके विलयन से हटा देगा और उसके स्थान पर वो खुद आ जाएगा। लेकिन जब दोनों ही धातु अपने यौगिक फॉर्म में रहेंगे तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ धातुओं का क्या होगा? धातुओं का क्या होगा? अदला बदली होगी। और जब अदला बदली होगी तो दोनों ही क्या होंगे? विस्थापित हो रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। जो आप लोगों का केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल इक्वेशन है, 60% जो हमारा रिएक्शन थ्योरी अच्छे जो कॉन्सेप्ट हैं आज के वीडियो में हमने वेरीफाई किया। बचा हुआ जो टॉपिक है उसको एक दो वीडियो और बना करके पूर्ण रूप से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए
और जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।